वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया है, इस पर बात करेंगे और साथ साथ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, उसके सियासत पे क्या असरात होंगे और ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता क्या है, सजा कब तक होगी, कैसे होगी और अगर नहीं होगी तो क्या होगा, इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप द जज एडवोकेट जनरल ब्रांच का हिस्सा भी रहे हैं, आम खिदमात अंजाम दे चुके हैं, कानूनदान है, बेसिक वकील हैं आप और इन सारे मामलात को बहुत बारीकी से समझते हैं। बहुत शुक्रिया इनामुर रहीम साहब। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सर, इससे पहले कि मैं उस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की तरफ जाऊं, आपसे जानना ये चाहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल की जब बात आती है तो हमें एक एप्लीकेशन भी याद आती है। उस वक्त के वजीर आजम जो अब बानी चेयरमैन पीटीआई कहलाते हैं, उन्होंने 29 मुल्जमान थे जिनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ था। जस्टिस वकार सेठ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार दे दिया था। फिर वजीर आजम हाउस से एक एप्लीकेशन जाती है सुप्रीम कोर्ट में और दरखास्त दी जाती है कि इसे कलअदम करार दिया जाए, यानी वकार सेठ साहब के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर बानी चेयरमैन पीटीआई की 2 दरखास्तें मौजूद हैं। एक में उनका मौकिफ यह है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होना चाहिए, जबकि एक अब दरखास्त है जिसमें समाअत भी हो रही है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो आपका इस पे मौकिफ क्या है? और उस वक्त आपका मौकिफ तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन अब क्या उस मौकिफ में कोई तब्दीली आई है या आप अभी भी उसी तरफ खड़े हैं? हम अभी भी इस बात के कायल हैं कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। अच्छा। नंबर 1, बिकॉज जी अयूब खान ने एक आर्मी एक्ट में तरमीम की जिसके तहत उन्होंने सिविलियन को डराने के लिए कि उनको भी हम अपने नेट में लेकर आए और जब चाहे उनका ट्रायल कर लें, और उसमें उन्होंने 2 मुतारफ कराई कि कोई सिविलियन अगर सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करता है तो उसका ट्रायल भी आर्मी करेगी। और दूसरा उन्होंने कहा जी कोई भी आदमी अगर फौज में बगावत फैलाने की कोशिश करे कोई सिविलियन तो उसका ट्रायल भी आर्मी करेगी। इस पर हमारा मौक़िफ़ शुरू से ये है कि अगर ये दोनों जुर्म की सिविलियन ने किए हैं तो उसका ट्रायल सिविल में ही होना चाहिए। ही इज नॉट अमेनेबल टू मिलिट्री कोर्ट्स। उसके मिलिट्री कोर्ट तो वो जानता ही नहीं है मिलिट्री सिस्टम को, वो सिविल का आदमी है, सिविलियन है, उसके ऊपर मुल्क के सिविल कानून का इतलाक होना चाहिए। हमारा शुरू से यही मौक़िफ़ है। अब हुआ ये कि वकार सेठ साहब ने जिन 70 से ज्यादा लोगों के ट्रायल सेट असाइड किए, वो इसलिए नहीं किए ट्रायल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कोई गवाही मौजूद नहीं थी। ये वो लोग थे जिनको पहले अगवा किया गया, कई सालों तक लापता रखा गया और उसके बाद में होने वाले वाकयात में उनको सजाएं सुनाई गई। नतीजतन उन्होंने 70 के करीब लोगों के ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया, एक डिटेल जजमेंट दी और बजाय रिहा होने के वही हमारे खान साहब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके उसके अमल दरामद को सस्पेंड करा दिया और आज तक वो लोग बिहाइंड बार हैं, हालांकि कई दफा इस मुकदमे की समाअत हो चुकी है। तो ये तो हालांकि जो आदमी क्विट हो चुका है उसके खिलाफ अपील भी दायर की जाए, लेकिन उसकी रिहाई उसको पहले रिहा किया जाएगा, वो आज तक रिहा ना सके। उसके अलावा एक और मसला खान साहब ने काम ये किया, अब खान साहब ने रिट दायर की कि सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये जो 3 लोग थे पीटीआई के जिन्होंने हसास अदारों पर हमले किए, शुहदा की जो यादगारों को मिसमार किया, जलाया जी। तो इस दौरान एक और काम भी खान साहब ने किया। इनके अपने दौर में 29 सिविलियन को घरों से अगवा किया गया और उनका भी ट्रायल खुफिया कर दिया गया। उनमें से 3 को सजा मौत दी गई। अच्छा। वो तो हमें पता चल गया, हमने फौरी तौर पे हाई कोर्ट में रिट दायर करके उस पर अमल दरामद रुकवा दिया और उसमें भी हमारी पिटीशन हमने सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की इन्हीं के साथ, वो आज तक नहीं लग सकी। इनकी पिटीशन लग गई, हमारी अभी तक नहीं लगी, जिसमें हमने फैज हमीद और जनरल कमर जवेद बाजवा को भी उसमें पार्टी बनाए हुए। तो खान साहब तो यू टर्न के बादशाह है, आज कुछ बयान देते हैं कल कुछ करते हैं। यही खान साहब थे जिन्होंने कहा ये एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, हम एक्सटेंशन के खिलाफ हैं। फिर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, फिर कहा जी ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, फिर तीसरी दफा कहा कि अगर मेरे तलकात बेहतर हो जाएं तो हम उन्हें ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार है। तो इनका तो कोई मौकफ होता ही नहीं है कि कभी कोई एक मौकफ हो कि किसी बात पर खड़े हो, हर रोज एक नया मौकफ, और जिसका नतीजा है कि मुल्क जो है वो अनारकी की तरफ जा रहा है। इनकी पार्टी को कोई पता नहीं हमने क्या करना है। कुछ लोग कहते हैं हम संगजानी पे बैठेंगे और पार्टी की एक लीडर पार्टी के वर्करों को लेके ली चौक पहुंच गई।
जब आगे से पुलिस ने रोका तो वहां से वो गायब हो गई और उनको उधर ही छोड़ दिया। तो ये तो इनका हाल है, कोई एक पॉलिसी नहीं इनमें नजर आती, ना कोई मैच्योरिटी नजर आती है। कितना अरसा हो गया है, अब आप खिलाड़ी नहीं है, किसी तरीके से चले। कल तक तो आप कहते थे हम एक पेज पर हैं, आज आप कह रहे हैं कि जी नहीं हम तो अपनी मर्जी करेंगे, और मर्जी में भी नहीं पता लगता कि पार्टी कौन चला रहा है, किसके पास पार्टी का इख्तियार है। पार्टी की लीडरशिप कह रही है हमें संजानी से आगे नहीं जाना चाहिए, और वो जो एक खातून है जो पार्टी की मेंबर भी नहीं है, मोहतरमा बुशरा साहब, वो पार्टी लेकर वो अपने नौजवानों को लेकर वहां आगे चली गई, और जब वहां उन्होंने देखा कि हालात कशीदा हैं तो वहां से गायब भी हो गई, उनको उधर ही छोड़ दिए। तो ये तो हाल है, इस तरह तो पार्टियां नहीं चलती। आपको अपने वर्कर को भी प्रोटेक्ट करण साहब, ये तो उसका सियासी एंगल हुआ ना। मैं जानना ही चाहता हूं आपसे कि जैसे आप कह रहे हैं कि शोहदा के मुजस्समों को जलाया गया, और वीडियोस हमने भी देखी, आपने भी देखी, ना सिर्फ कोर कमांडर लाहौर बल्कि पूरे मुल्क में जहां जहां आर्मी की इंस्टॉलेशंस थी उन पर हमले भी किए गए। वो चाहे किसने किए हों, किसकी जिम्मेदारी थी, जाहिर है तो अदालत में प्रूव होगा, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि ये हुआ तो है। तो क्या ऐसे लोगों को भी मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जा सकता जो कि इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हों? माजी में इस किस्म के मिलिट्री ट्रायल होते रहे। दरअसल बात यह है कि वो आर्मी एक्ट में तो प्रोविजन मौजूद है ना जी 2(1)D की प्रोविजन मौजूद है जिसके तहत आर्मी ने ट्रायल किए। हम तो खान साहब को भी इनके दौर में समझाते रहे कि इस 2(1)D को खत्म करें। अच्छा। सिविलियन के ट्रायल सिविल में ही होने चाहिए, लेकिन क्योंकि कानून मौजूद है और खान साहब ने खुद ट्रायल करवाए, तो आज इस वक्त भी हमने कहा कल आप भी इसमें ट्रैप हो जाएंगे। आज वो उनके सर पर भी ये तलवार लटक रही है, कल किसी वक्त उनका भी ट्रायल हो सकता है। तो ये जो बात है ना, आप अपने दौर में कानून को दुरुस्त करें। अगर एक मिलिट्री डिक्टेटर ये कानून लेकर आ गए थे तो उसके बाद कितनी जमहूरियतें आई, किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। खान साहब को तो बार बार बल्कि उनको लिस्ट दी, फैज हमीद साहब ने लोगों को अगवा किया, उनके ट्रायल किया और उन्होंने उसको अप्रूव कर दी। बीएंगे वज़ीर-ए-आज़म इनका काम तो बनता था कि मदाखलत करते, उनको रोकते कि नहीं भाई हम तो जमहूरियत में बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। जाहिर है जब कानून मौजूद है तो आर्मी ने देख लिया कि सिविल अदालतों से ये लोग छूट जाते हैं तो क्यों ना मिलिट्री कोर्टों में उनका ट्रायल करें। और फिर बाद में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजाएं सुनाने से इजाजत न दी। अब शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी। अब होगा ये कि ये लोग अब सिविल जेलों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अच्छा। क्योंकि देखे ना, फिर साहब ने भी कहा मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता हूं, आप उसको सिविल जेल में भिजवाएं ताकि हम हर हफ्ते जाकर मिल सकें। अब इसका फायदा ये हो गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी सजाएं अनाउंस कर दी जाएं, अब ये लोग सिविल कोर्ट्स में या सिविल जेल में इनकी ट्रांसफर हो जाएगी। वहां जाकर आर्मी कोर्ट के डिसीजन को ये आर्मी कोर्ट ऑफ अपील में चैलेंज करेंगे और वहां पर इनको मौका मिलेगा वकील एंगेज करने का और ओपन ट्रायल होगा। अच्छा, एक पॉइंट ये भी कि अगर कोई शख्स, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी, अगर कोई शख्स वहां से सजा हो जाती है, मिलिट्री कोर्ट से हो जाती है, वो सिविलियन है, उसके बाद क्या वो उसे हाई कोर्ट में उस सजा को चैलेंज कर सकेगा? जी, होता यह है कि पहले आप चैलेंज करेंगे मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील में, ठीक है, सिस्टम के तहत। तो आपको सजा मिलिट्री कोर्ट ने दी है तो मिलिट्री का अपना एक कोर्ट ऑफ अपील होती है, वहां पर चैलेंज करें। हाँ, आप वहां से भी आपको रिलीफ न मिले और आप समझें कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है और आपके खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं थी, फिर बाय ऑल मींस यू कैन चैलेंज इट इन द हाई कोर्ट एंड इन द सब्सिक्वेंटली इन द सुप्रीम कोर्ट आल्सो। अच्छा, ये ऑप्शंस मौजूद हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा कि इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल चार्जशीट कर दिया गया है। पहले तो ये कि चार्जशीट जो है ये गालिबन हम इसे आम अदालतों में जैसे फर्द जुर्म आयद करना कहते हैं, यही समझ में आया हमें। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अगर चार्जशीट कर दिया गया है, एविडेंस मौजूद है जिस तरह का बताया गया जो प्रेस रिलीज सामने आई है अब तक, तो मजीद इसको सजा होगी नहीं होगी, वो गिल्टी है नहीं है, इस फैसले तक मजीद कितना कोई टाइम पीरियड होता है, कोई फिक्स्ड होता है या उसमें डिले भी हो सकता है? अदालतों में टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, दुनिया की किसी कोर्ट में टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता क्रिमिनल केसेस का। अच्छा। क्रिमिनल केसेस में होता क्या है कि आप डे टू डे हियरिंग करते हैं, आपके खिलाफ गवाह आते हैं और जो उनका वकील है वो उसको क्रॉस एग्जामिन करता है। एक गवाह को कहता है मैं 2 दिन लगातार क्रॉस एग्जामिन करेंगी, तो कोई अदालत उसे रोक नहीं सकती कि आप क्रॉस एग्जामिन न करें। अच्छा। वो जो सवाल पूछेगा वो जवाब देगा। जब ये सारी एविडेंस मुकम्मल हो जाएगी, हो सकता है इस पे 2 महीने लग जाएं,
1.5-2 महीनों का मुझे लग रहा है कि तो 1.5-2 महीने तो माजी गए। की मिसाल हम दे सकते हैं कि मैक्सिमम जो केस हुआ वो कब तक जाके इख्तिताम तक पहुंचा? बेशुमार केसेस हैं जो इस तरह के केसेस हैं, उसमें 2-3 महीने लग ही जाते हैं। अच्छा, जाहिर है, अगर मैक्सिमम 4 महीने से हर विटनेस पे 2 दिन भी आप लगाएं या 3 दिन लगाएं तो 36 महीना तो इसी में गुजर जाएगा। अच्छा, फिर इनको पास हक है अपने हक में गवाह लाने का और अपना डिफेंस पेश करने का, उस पर भी टाइम लग जाएगा। फिर ये टाइम भी ले सकते हैं अदालत से, अदालत टाइम भी देती है कि ठीक है जी आप तैयारी करें। तो नतीजा ये निकलेगा, मेरा ख्याल है 2-2.5 महीने इसमें लग ही जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ काफी सारे संगीन चार्जेस हैं। उसको साबित करने के लिए वो बेशुमार गवाह भी लाएंगे वो, और क्रॉस एग्जामिन होगा। तो इस तरह पहले भी इसी तरह 2-2.5 महीने एक मामूल रूटीन की बात है। सिविल में भी इसी तरह इतना। ठीक है, ये तो आप टाइम फ्रेम बता रहे हैं, और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम जो सजा है वो मिनिमम अगर होती है क्या हो सकती है? या तो एक तो ऑप्शन ये है कि कुछ भी साबित ना हो और बरी कर दिया आपने। अगर सजा होती है, कोई एक आध जो 8 या 10 चार्जेस हैं उनमें से एक आध प्रूव हो जाता है, तो उसमें मिनिमम क्या है सजा और मैक्सिमम क्या है? असल में मिनिमम सजा जो है, कोई एक आधा चार्ज ऐसा भी है जिसकी मिनिमम सजा 5 साल है। अच्छा, लेकिन इन पे चंद ऐसे चार्जेस भी हैं जिनकी सजा उम्र कैद है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। जैसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इनके पास था जो नहीं होना चाहिए, उसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बाकी वो जो इन्होंने कई और काम किए जो सर्विस में थे और ये नहीं कर सकते थे और 5 साल तक इनको वेट करना था, उसकी सजा 5 साल तक है। उसके बाद वो आगे एविडेंस देखना पड़ेगा कि क्या इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे किसी साजिश का हिस्सा थे वफाकी हुकूमत के खिलाफ या मिलिट्री कमांड के खिलाफ। अच्छा, अगर वो भी एविडेंस आ जाती है तो ये सजा फिर और भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है जी, कि जो एविडेंस इनके खिलाफ आएगी उसके बाद डिटरमिन होगा। ठीक है, और उसके बाद ये अगर कोई गवाही आ जाती है, कोई सबूत ऐसा लेट करता है जो कि कहा जा रहा है कि इस वक्त एक सियासी जमात से उस सारे मामले को जोड़ा जा रहा है, उस सियासी जमात के सरबराह से जोड़ा जा रहा है, तो फिर वही बात आती है कि वो सियासी जमात जो कि सिविलियन लोगों पर ज़ाहिर है मुश्तमिल है, तो उसको फिर इसी तरह इसके साथ चार्ज किया जा सकता है मिलिट्री कोर्ट में, या ये मामला सिविल अदालत में ही चलेगा? अगर जनरल फैज हमीद साहब ये कह देते हैं कि यहाँ मेरे साथ इन कामों में ये सिविलियंस भी इन्वॉल्व थे, अभी वो इस कोर्ट में उनको पेश नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये जो आर्मी में जो जनरल कोर्ट मार्शल कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है या बनाया जाता है, उसके सामने बाकायदा एक मुल्जिम का रिकॉर्ड पेश किया जाता है कि ये वो मुल्जिम है जिसका आपने ट्रायल करना है, तो वो इन्हीं का ट्रायल करेगा। हाँ, इस दौरान अगर और एविडेंस आ जाती है, जैसे उनके खिलाफ और भी इंक्वायरियां चल रही हैं, तो वो अगर एविडेंस आ जाती है तो उसके लिए नई कोर्ट बनाई जाएगी और नई कोर्ट में वो पेश किए जाएंगे। वहां इनका उस नए कोर्ट में दोबारा से एक नए सिरे से केस शुरू होगा? जी, नए सिरे से वो केस, ये केस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो बकाया और भी अगर इनके जुराइम है तो उसके लिए फिर एक नई चार्जशीट बनेगी और नई कोर्ट बनेगी और वो उनका ट्रायल करेगी। अच्छा, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस कोर्ट का आपने टाइम फ्रेम भी बता दिया कि मैक्सिमम 3 से 4 महीने लग जाएंगे अभी मजीद, और आपने ये भी बता दी मैक्सिमम और मिनिमम सजा क्या हो सकती है। तो सियासी असरात भी इस पे ज़ाहिर आएंगे तो सही, और आ भी रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो पीटीआई जो ये कहा करती थी कि हम सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करते, वो अब मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हो गए, गो के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। तो क्या ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है, जो कि जोड़ा जा रहा है उस सियासी जमात से, इसे वाकई आप समझते हैं कि इसमें कुछ हकीकत, कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो बज़ाहिर नज़र आती हैं, या ये सिर्फ सियासी बयानियां ही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। खान साहब के तो बेशुमार लोगों के साथ कॉन्टेक्ट थे, जबकि ये अपना जो फैज हमीद साहब हैं, ये इनको 5 साल तक, क्योंकि सेंसिटिव अपॉइंटमेंट में थे, रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते थे। जी जी। लेकिन ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, लोगों को चिट्ठें दे रहे थे, मैसेजेस दे रहे थे, उनके लिए पार्टी टिकट तक अरेंज कर रहे थे। 9 मई के लोगों से भी इनके राब्ते थे जो मुलव्वस थे, उनको पनाह भी उन्होंने दी कई लोगों को। ये एविडेंस मौजूद है। तो जाहिर है इनकी इस एक्टिविटी पर तो इनको सजा हो जाएगी। ये तो उनको सोचना चाहिए था कि मैं अभी रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक किसी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। तो जाहिर है इस दौरान कई और नाम भी सामने आएंगे। वो तो जब केस आगे चलेगा, जैसे जैसे गवाह आएंगे, क्रॉस एग्जामिन होगा, कई नई चीज भी खुल जाती हैं। जो नई चीजें खुले उनके लिए फिर अलग चार्जशीट बनेगी एक और किसी कोर्ट के अंदर।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कर्नल इनामुर रहीम साहब, वकील हैं पेशे से, और बहुत तफसील से हमें बता रहे थे कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में जो चार्जशीट किया गया है, उन्हें इसके रिजल्ट्स कब तक आ सकते हैं, आया उन्हें अगर सज़ा होती है तो वो कब तक हो सकती है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, इस हवाले से कुछ आगे भी हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। अब वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।